नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हूँ ही आपकी सखी और हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आपकी मुलाकात होती है महान हस्तियों से जो अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। और दस्तक तो कार्यक्रम आपको पता है ही कि साहित्य से संबंधित है। यहाँ पर वो हस्तियाँ आपसे रूबरू होती हैं जो साहित्य के आसमान में अपनी उड़ान पर है, जिन्होंने साहित्य की दीवार पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और आज इस कड़ी में आपकी मुलाकात हम जिनसे करवाने वाले हैं, मैं बहुत कुछ उनके बारे में जानने को है। आपकी कहते हैं ना, आपकी धड़कनें ठहर जाएंगी उनकी बातें सुनकर। लेकिन उनका ब्रीफ सा मैं आपके बारे में परिचय दे दूं। परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा परिचय दूंगी क्योंकि बहुत सारी बातों में बहुत सारी बातें होंगी, तो पूरा संपूर्ण परिचय तो बातों से ही आएगा। लेकिन जिन महान हस्ती के साथ हम आज स्टूडियो में बैठे हैं, आपके बारे में मुख्य तौर पर मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं ब्यूरो चीफ रही हैं पंजाब केसरी समाचार पत्र की, और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर रही हैं लोक संपर्क विभाग, और साथ ही जनसंपर्क लोक विभाग में जो है आप डिप्टी डायरेक्टर होने के साथ साथ 3 साल आपने पंजाब में पंजाब स्कूल बोर्ड जो शिक्षा विभाग है उसमें आपने सहायक एडिटर के पद पर भी कार्य किया है। ये तो आपका एक परिचय हो गया। दूसरा, आपके नाम से भी आपको लोग जानते हैं, आपके पहचान के लिए आपका नाम ही काफ़ी है। साहित्य हो या समाज सेवा, समर्पण की बात हो या सहायता की बात, आपका नाम सबसे पहले आता है। और किताबें भी आपकी प्रकाशित हैं। आप अगर साहित्यिक विधाओं की बात करें तो आप कविता कहती हैं, लेख आलेख कहती हैं, कहानी लिखती हैं, और समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही है। और जब बात करें अवार्ड सम्मान की, तो दोस्तों इनके अवार्ड सम्मान की बात करती हूँ तो इतने बड़े बड़े अवार्ड इनकी झोली में हैं। 25-30 तो इतने बड़े अवार्ड हैं और नाम याद रखना ही मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उन्हीं से पूछेंगे उनके बारे में। लेकिन नारी शक्ति अवार्ड है या पंजाब केसरी जो अवार्ड है, और अपना चंडीगढ़ से भी जो है, पंजाब से भी बहुत सारे, और फाजिल्का शहर के उस ज़िले के वहाँ के तो इतने अवार्ड हैं पंजाब के। तो मुझे लगता है पंजाब के हर शहर, हर कस्बे, हर ज़िले से उनको अवार्ड जो है अवार्डों से अलंकृत है, उनकी झोली में है। और प्रधानता की बात करें तो कम से कम भी दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आप प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, और या फिर ऐसी अनेकों संस्थाएं ऐसी हैं जिनके आप मेंबर्स हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कोई जगह ऐसी नहीं, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, चाहे जीवन का कोई भी महिला की शक्ति की ज़रूरत, जहाँ पर महिला शक्ति की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये शक्ति विराजित हो जाती है। कहते हैं ना, प्रज्वलित, वो एक तरह से हाजिर हो जाती हैं और वहाँ पर तो ऐसी शक्ति हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर उमा शर्मा जी की। तो देर कैसी करते हैं उनसे मुलाकात। डॉक्टर उमा शर्मा जी, और हमदम आपका तखल्लुस है, तो आप मेरे हमदम हुए। हम आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में दिल से स्वागत करते हैं। दिल की बात दिल से कहने के लिए भी, कलम से कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और जस्ट टीवी का भी, जिन्होंने मुझे जनता के रूबरू होने का अवसर दिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उमा जी से हमारा परिचय, यानी हम इसी शहर से हैं, हम देख रहे हैं इनका नाम सुन सुन के, इनके कार्य देख देख कर हम जवान हुए हैं। मैं बूढ़ा तो नहीं कहूँगी कि हम बूढ़े हुए हैं, पर हम जवान हुए हैं। पिछले 20-25 सालों से तो मैं खुद उनके काम देख रही हूँ, उनकी रचनाएं सुनती हूँ, उनकी जो ख्याति है हम उनके सुनते आए हैं बड़े बड़े मंचों पे। आपको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपका नाम हमारे लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि आपका नाम सुन के हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है उमा जी। और आप जैसे कि अखबार से भी जुड़ी हैं और साहित्य से जुड़ी है, समाज सेवा से जुड़ी हैं, बहुत सारे आयाम हैं आपकी प्रसिद्धि के, आपके कार्य क्षेत्र के। तो आप डिप्टी डायरेक्टर रही हैं जो है लोक संपर्क विभाग में, तो उसका अनुभव कैसा है आपका पंजाब सरकार के अंदर?
मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, जी। क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। हम फाजिल का एक छोटे से कस्बे से मैं आई थी, तो यहाँ आके मिनिस्टर्स के साथ काम करना, चीफ मिनिस्टर के साथ काम करना, और ये एक ऐसा फील्ड था जिसमें तब लड़कियां बहुत कम होती थी। हम भी डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 वुमेन्स थी जो पब्लिक इलेक्शन डिपार्टमेंट में थी, जो फील्ड में काम कर रही थी। सो फील्ड में काम करना तब लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था उस वक्त जब मैं फील्ड में काम कर रही थी। क्या उम्र थी, कौन से सन की बात है? ये 1984 की बात है जी। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अनंतपुर साहब हुई थी जी। तो जब मैं स्टेज पे गई तो लोगों ने ना घरों की छतों पे चढ़ चढ़ के देखना कि ये अच्छा। लड़की कौन है, कौन स्टेज पे बोल रही है, क्योंकि वहाँ पे घूंघट के सिवाय आप बिना उस घूंघट के बिना बाहर नहीं निकल सकते थे। सिर पे ओढ़नी रखते थे। सिर पे जी। तो वो उनके लिए एक अजीब सा था कि ये कौन सी लड़की है जो यहाँ स्टेज पे बोलने आई है। सो पर मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मुझे लोग देखते हैं, कम से कम मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो पहले किसी ने नहीं किया। क्या बात है। सो उसके बाद फिर मेरा चंडीगढ़ तबादला हो गया। फिर मुझे मोहाली में भी एज DPRO सर्विस करने का अवसर मिला। तो मुझे ये सारा जो एक्सपीरियंस था मेरा लगभग 29 साल का, इसने मुझे बहुत कुछ दिया, मान सम्मान शोहरत सब कुछ मिला मुझे इस डिपार्टमेंट से। जी, वो तो मिलना ही था। और तो आप कहाँ से है ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपकी जो छवि है वो ममतामयी है, आपका जो ओरा है उसमें बहुत प्रभाव है, शांति है, सुकून है, समर्पण है। तो वो तो पहले ही मुलाकात में महसूस हो गया था। लेकिन ये जानने की इच्छा हमारे दर्शकों को भी होगी कि डॉक्टर उमा शर्मा यानी हमदम जो हैं वो कहाँ से है? मैं फाजिलका की रहने वाली हूँ जी। मेरे फादर डॉक्टर गोविंदराम शर्मा फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, समाज सेवी थे, लेखक थे, यानी कि ऑल इन वन। जी। मतलब कोई ऐसा फील्ड ऐसा नहीं था जो उन्होंने कवर नहीं किया हो। जर्नलिस्ट भी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामी होने के नाते ना तो पेंशन ली, अच्छा, ना ही तामल पत्र लिया, बस सेवा भाव से काम किया। और उन्होंने जो मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स को जो पेंशन मिलती थी उन्होंने नहीं ली? नहीं ली। अच्छा जी। उन्होंने वो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, तामल पत्र जिसको बोलते हैं, ताम्रपत्र। हाँ जी, वो भी नहीं लिया उन्होंने वो कहा कि मैंने देश की जो सेवा की है उसको मैं बेचना नहीं चाहता। क्या बात है। मैंने जो सेवा कर दी है बस वो मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। सो उसका मैं कोई मूल्य नहीं डालना चाहता। सो मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसके नाम से मुझे बहुत इज्जत मिलती है। क्या बात है। जब मैं फाजिलका जाती हूँ तो लोग मुझे हाथों पे उठाते हैं। उनका एक नाम ही ऐसा है कि लोग जब उनका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर का रूप नहीं तो सच्चे मायने में एक इंसान का रूप कह सकते हैं जी। जब उनकी डेथ हुई तो हेडिंग था गरीबों के मसीहा चले गए। क्या बात है। और इतनी ख़ास बातें हो रही हैं जो ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, तो फिर सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे उमा जी आपके फादर साहब के बारे में फाजिलका में, कि उनको लोग पलकों पे रखते थे, उनका मान सम्मान, और आप बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप उनकी बेटी हैं। जी जी, आगे बताइए। हम 7 बहन भाई थे। 7 बहन भाई? पहले इतने ही होते थे? 7, 8, 9, 12? 4 भाई और 3 बहनें। अच्छा। तो मैं अपने पापा की लाडली बेटी थी। कौन से नंबर के? मैं लास्ट तीनों जो बहनें थी, हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ बहनों में से। अच्छा, तो जो 3 बहनें हैं उनमें सबसे छोटे थे? 3 भाई बड़े हैं, हाँ, फिर 3 बहनें और 1 भाई मेरे से छोटा है। अच्छा जी। तो फादर मेरे को अपने साथ रखते थे हमेशा। अच्छा जी। कहीं भी कोई प्रोग्राम में जाना है तो स्टेज में भी मुझे उन्होंने साथ लेके जाना है। तो
मतलब मेरी जो डेवलपमेंट हुई कैरियर की, जो उन्होंने मुझे सिखाया उसने मुझे बहुत साथ दिया। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे। अच्छा जी। बहुत तमन्ना थी मेरी कि मैं डॉक्टर बनूं जी। वो किस चीज़ के डॉक्टर थे? वो BMS थे जी। और 1938 में तिबिया कॉलेज दिल्ली से पढ़ के आए थे। अच्छा जी। तब पंजाब में कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं था तब तक। अच्छा जी। एक तो उनकी डायग्नोज बहुत अच्छी थी, दूसरा समाज सेवी थे कि गरीबों को मुफ्त इलाज करना। तो डॉक्टर बनने का सपना लेके मैं प्रेप मेडिकल में मैंने एडमिशन ली और अपने फादर से पूछा कि दाखला देना है, आपका बैंक बैलेंस तो है नहीं। अच्छा तो जी। कैसे दोगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपना बैंक अकाउंट खुलवाया ही नहीं। अच्छा जी। क्योंकि वो जनता की सेवा में पैसा लगा देते थे। तो मुझे उन्होंने बोला कि 2000 रुपये पड़े हैं, अच्छा, उनमें से तुम अपनी फीस और दाखले के पैसे ले जाना। ये प्री मेडिकल क्या था? ये जो आजकल प्रेप बोलते हैं या पार्ट 1 बोल देते हैं। अच्छा स्कूल जी। के बाद हायर सेकेंडरी जी। ओके। तो उसमें पहले प्रेप मेडिकल होता था जी। तो मैं प्रेप मेडिकल में एडमिशन लिया हुआ था मैंने। तो रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई 1971। हाँ 71 में 71 की बात है जी। अच्छा। और हुआ क्या कि हमारे 84 जवान फर्स्ट अटैक में ही शहीद हो गए फाजिलका में जी। रात को शहर खाली हो गया सारा। अच्छा जी। लेकिन मेरे फादर ने शहर नहीं छोड़ा क्योंकि जितने भी हमारे जवान जख्मी होके आ रहे थे तो वो उनकी सेवा में लग गए। क्या बात है। तो हम घर ही रहे। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद शहर के 5 लोगों ने, जो हमारे आर्मी के ब्रिगेडियर थे जी, उनके साथ मिलकर उन 84 जवानों की लाशों को इकट्ठा किया जी। तो एक गांव में सरपंच ने ज़मीन डोनेट की और वहाँ 105 फुट लंबी चिता बनी और वहाँ उनका क्रमेशन किया गया। तो वो मैंने अपने पिताजी के साथ जाके सारा देखा। तो उस टाइम पे वहाँ लड़कियाँ जा सकती थी? हाँ। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फादर, मैंने बताया ना कि मुझे साथ रखते थे। कहते तेरे को जिंदगी का कुछ पता चले। तो मैंने सब कुछ देखा। तो जब महीने बाद लड़ाई ख़त्म हुई, सीज फायर हुआ, तो तब उन्होंने मुझे, मेरे फादर ने बोला कि तूने कॉलेज के पैसे देने होंगे। मैंने कहा हाँ जी। कहते मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा। मैंने वो जो 2000 रुपए रखे थे हाँ, मैंने कहा जी वो कहाँ गए? कहते जी वो ना तुम मेरे से पूछना, ना मैं बताऊंगा। अच्छा। और मैंने कहा मैं क्या करूं फिर अब? उन्होंने बोला तुम पढ़ाई छोड़ दो इस साल छोड़ दो। मैंने पढ़ाई छोड़ दी 10वीं के बाद। 11वीं में पढ़ाई छोड़ दी। अगले साल मेरे पिताजी इतने बीमार हुए कि मैं दाखिला नहीं ले सकी जी। क्योंकि उनका अकाउंट तो था नहीं कि मैं पैसे निकालती और दाखिला ले लेती। तो मैंने फिर आर्ट्स के पेपर प्राइवेट दिए। अच्छा। फिर कहाँ तो डॉक्टर बनना था? कहाँ डॉक्टर बनना था? आर्ट्स लिया पर मैं बहुत रोई। पर प्राइवेट किया? मैं रोई, मेरे साथ में मेरे फादर भी रोए। अच्छा जी। कि मैं तेरे को डॉक्टर नहीं बना सका, मुझे माफ़ करना। मैंने कहा नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। हुआ क्या कि 84 में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद मैंने अपने फादर की कविताओं की एक बुक छपाई। तो तब जो RK सूरी ब्रिगेडियर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके थे वेस्टर्न कमांड शिमला में जी। तो वो उनकी बरसी पे आए। अच्छा जी। उन्होंने बताया कि वो पैसे शहीदों के संस्कार के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे दिए थे, जो 2000 आपके 2000 थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे उन्होंने कसम दी थी कि ये किसी को बताना 2000 रुपए और 1971 में तो बहुत वैल्यू थी। बिल्कुल बहुत वैल्यू थी। लेकिन वो वैल्यू कितनी बढ़ाई है लेकिन वो वैल्यू ने मुझे, मतलब उस मेरे सेक्रीफाइस ने, संस्कार की जो वैल्यू मुझे इतनी मतलब कहते हैं ना शानो शौकत से जीने के, सिर उठा के चलने की जो वजह बनी मेरी, वो 2000 रुपये बनी। क्या बात है। क्योंकि मुझे फख्र हुआ कि मेरे फादर ने अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे जवानों के लिए, शहीदों के संस्कार के लिए पैसा लगाया।
फिर मेरे मन में आया कि मैं अब डॉक्टर ज़रूर बनूंगी, तो मैंने पीएचडी ज्वाइन की पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने डॉक्टरेट लगाना था, डॉक्टरेट डॉक्टर तो लगाया, लगाना था, नाम के आगे। तब फिर मेरी आंखों में आंसू थे, वो सुकून के थे या मेरी कामयाबी के थे ये नहीं मुझे पता, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। तो अब वो आंसू जो थे आपके, मुझे लगता है वो गर्व के थे जी, आप गौरवान्वित थे उन पलों में। उन पलों में मैं अपने फादर पे गौरव महसूस करती हूँ कि उनका जो बूटा लगाया हुआ था उस समय का, वो जो समाध थी वो पूरे इंडिया में एक ही ऐसी समाध है जिसको सिविलियन ने बनाया है। ये फाजिल्का में जो समाधि है, ये 5 लोग थे जी जिन्होंने बनाया, जिसमें एक मेरे फादर थे जी। तो वो 5 लोगों ने बनाया। अब वो इतनी बड़ी संस्था बन चुकी है स्मारक कि लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और लोग कहते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। क्या बात है। और हर साल 16 दिसंबर को जो हमारा विक्ट्री डे होता है, उस दिन शहर में 2 दिन के लिए ऐसा मेला लगता है कि वो 84 जो शहीद हुए थे जवान, उनके परिवारों को बुलाया जाता है जी। तो डेकोरेटेड जिप्सियों में उनको बैठा के पूरे शहर का प्रोसेशन होता है जी। तो हेलीकॉप्टर फूल बरसाता है, उसके बाद मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उनके ऑनर के लिए कोई शॉल दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है शहीदों के परिवारों के लिए। तो मतलब वो एक ऐसा माहौल होता है जैसे घर में शादी का माहौल होता है, तो लोग उसमें काम करने में बिजी होते हैं, ऐसे पूरा शहर बिजी होता है। क्या बात है। तो अगले दिन रात को फिर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है आर्मी की तरफ से जी। और हमें आर्मी की तरफ से रात को डिनर दिया जाता है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है जी, तो हम आपके ऑनर में ये डिनर करते हैं। तो वो हमारे जो मेंबर्स हैं संस्था के जी, उनको बुलाया जाता है। और स्मारक का क्या नाम है? आसफ वाला, शहीदों की समाधि आसफ वाला, आसफ वाला गांव है जी। आसन वाला, आसफ वाला, आसिफ वाला जी। और ये गांव है 6-7 किलोमीटर है फाजिल्का से। हाँ। और पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर है जी जी। और ये बीच में पड़ता है। तो जो लोग भी बॉर्डर देखने जाते हैं जी, वो पहले वहाँ मत्था टेकते हैं और फिर आगे बॉर्डर देखने जाते हैं जी। कोई भी अफसर वहाँ ज्वाइन करता है तो वो पहले वहाँ माथा मत्था टेकने जाता है। तो उसकी इतनी मानता है उस समाधि की कि जब मैं साल बाद वो दिन आता है, मैं कहीं भी हूँ लेकिन मैं फाजिल्का उस फंक्शन में मैं पहुँचती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जाके शहीदों को श्रद्धा के फूल देना मेरा अपना कर्तव्य है। बिल्कुल। मेरे फादर के बाद अब मैं मेंबर हूँ तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। हम लेडीज शायद अब, पहले मैं एक ही थी मेंबर, तो अब शायद 2 हैं जी। पूरे जितने भी हमारी कमेटी बनी हुई है। जी। सो आर्मी की तरफ से दूसरे दिन फिर मैराथन करवाई जाती है जिसमें 700-800 बच्चा हिस्सा लेता है। जी जी। फिर उसके बाद रीत सेरेमनी होती है जी। फिर कल्चर प्रोग्राम होता है उनकी शहीदों को सलामी देने के लिए जी। और फिर लंगर की व्यवस्था होती है। मतलब वो 2 दिन जो होता है वो शहर में पूरा लोग बिजी रहते हैं और वो समाधि के प्रति समर्पित होते हैं। उमा जी बता रही हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। पंजाब की बेटी हैं, फाजिल्का शहर की बेटी हैं और पंजाब की माटी से हैं, तो संस्कार है, संस्कृति है, समर्पण है और सेवा भाव तो पंजाब के कण कण में है। आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो उमा जी आप बता रहे थे, पिताजी का बताया, अपना बताया, अपनी पढ़ाई लिखाई बताई और परिवार के बारे में भी कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। आप जो है लिखना शुरू किया था और बहुत सारी बातें हैं। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे 4 भाई थे जी और हम 3 बहनें थे जी। 4 भाई में 2 इंडिया में थे और 2 बाहर फॉरेन में हैं। अच्छा जी। अश्विनी शर्मा मेरा छोटा भाई है जो वो जर्मन में है। अच्छा। और सुभाष शर्मा मेरे बड़े भाई जो हैं वो ऑस्ट्रिया में हैं जी। जो इंडिया में थे डबवाली में थे, लेक्चरर थे मिस्टर कंवल नैन शर्मा जी। और सुशील शर्मा मेरे ब्रदर फाजिल्का में थे जी। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में थे जी। उन दोनों की
छोटी उम्र में ही डेथ हो गई। ओहो, ओहो। तो जो मेरे भाई 2 बाहर हैं, उनकी पत्नियों की डेथ हो गई है। ओहो। तो मेरे भाई की 2 बेटियां, बड़े की और 2 बेटियां छोटे की थी, जी, भतीजी। भतीजियां। हाँ, जी। और मदर हमारे पास थे। जी। सो बड़ी भाभी तो सर्विस लग गई, तो उन्होंने अपने बच्चे पाल लिए। जी। हमने उनको जितनी मदद हम कर सकते थे हमने की। लेकिन जो मेरी भाभी दूसरी जिसकी डेथ हुई, उसकी 2 बेटियां थी, जी। उसको फिर हमने पढ़ाया। उनकी 2 बेटियों को जी, आपने हमने इंडिया लेकर आए? एक तो 1 महीने की थी, अच्छा। हमने पाला, और दूसरी +1 में थी। जी। तो हमने दोनों को यहाँ पे अपने पास रखा, पढ़ाया, जी। और उनकी शादियाँ की। जी। तो वो अब दोनों लंदन में सेट हैं। जी। और मेरी बड़ी बहन जो है, हाँ। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई मीनवाइल। आपने शादी भी नहीं करी? इसी कारण हम दोनों बहनों ने शादी नहीं की। तो आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये फैसला लिया कि हम तब शादी हमारी नहीं होगी करेंगे? 29 साल की। अच्छा। 28-29 साल की। हाँ। क्योंकि जब मेरी भाभी की डेथ हुई है, तो 2 बेटियां उनकी टोटली हम पे डिपेंड थी। जी। तो मदर भी थे हमारे पास। जी। अगर हम दोनों बहनें जो हम इकट्ठे रहते थे, सरोज शर्मा मेरी सिस्टर, जी। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पंजाब स्कूल एजुकेशन में डेप्टी डायरेक्टर थी। जी। तो अगर एक भी कोई शादी करा लेता, तो दूसरे के लिए अकेले संभालना मुश्किल था। जी, क्या बात है। मतलब आप दोनों बहनों ने हम शादी दोनों नहीं ने करी ये डिसीजन ताकि लिया। अपने वो जो यूएस से बाहर कंट्री में वो जो 2 भाभियां चली गई, हाँ जी, और इधर जो 2 भाई चले गए, हाँ जी, उन चारों बेटियों को हम जितना अपना योगदान डाल सकते थे हमने डाला। तो दोनों बुआओं ने शादी नहीं करी? नहीं, दोनों ने नहीं की। और मेरी बड़ी सिस्टर की, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो भी हमारे साथ आ गए, और उनकी बेटी की भी शादी की हमने। और वो भी हमें माँ की तरह ही हमें, वो मेरी भांजी नहीं, वो हमारी बेटी है, मतलब वो हमें माँ की तरह ही रिगार्ड देती है। उमा जी, बहुत बड़ी बात है कि अपना जीवन समर्पित कर देना अपने भाई के बच्चों के लिए, है ना, और अपनी बहन का बच्चा, भाई ये जो के बच्चे, ईश्वर जो आपके लिए लिखता है ना, हाँ, तो अगर आप खुशी खुशी उसको कबूल कर लोगे, तो आप अपने कर्तव्य अच्छी तरह निभा सकते हो। आपने बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य को निभाया। मेरे सच कहूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं इस समर्पण भाव सुनकर। नहीं, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी भाभीियों ने जो है, सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरी भतीजियों ने 2 मेरी भतीजी जो बाहर है, अमेरिका में है, नीरू अरोड़ा, और मीरू है, नेहा है, और इधर मेरी छोटा भाई जो अश्विनी है, वो कदम दर कदम मेरे साथ रहा है। उसने कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो जर्मन में बैठा है। उसकी बेटी ईशा है, उसका बेटा है अमोल, वो मुझे सब माँ का दर्जा देते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन हर लड़की के, एक युवा लड़की के, देखिए हम तो मुद्दे पे बात करेंगे जी, एक युवा लड़की के सपने होते हैं कि उसका एक भावी प्रेमी हो, पति हो, जीवन हो, है ना, प्रेम में जीवन हो, एक आप समझ रहे हैं, रूप सौंदर्य प्रेम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे जो है संन्यास लेना, और जो जिम्मेदारी है उसके लिए त्याग करना, और आप ही ने दोनों बहनों का जो मिलके डिसीजन था, तो आप तो धन्य हैं, ये माटी धन्य है जहाँ ऐसी बेटियां हैं। और बात बेटियों की करते करते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों, ये जो किताब है एक बड़ी खूबसूरत किताब है। ये देखिए, इस पे लिखा है बेटियां, और ये किताब कोई सामान्य किताब नहीं है। ये वो किताब है जिसमें भारत की वो तमाम बेटियां अंकित हैं, उनके चित्र है, उनका बायोडाटा है, उनकी प्रोफाइल है, जो भारत के लिए, भारत जो है, भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। उन बेटियों का इस किताब में नाम है, और उनमें से एक नाम जो है उमा जी का भी है। और दिखाना चाहूँगी मैं वो पेज, बड़ी खूबसूरत फ़ोटो है आपकी। तो दोस्तों, एक नाम इधर भी है, डॉक्टर उमा शर्मा, आप देख रहे हैं। तो फिर जब इतनी महान हस्ती हमारे साथ हो और भारत की बेटियों की जब बात हो, तो दोस्तों
कैसे ना हम गौरवान्वित हो, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक किताब और हमारे समक्ष है जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये किताब है। और ये जो है अनीश भनोट, निर्जा भनोट के जो भाई हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। और इसमें भी चंडीगढ़ की महान हस्तियों की जब बात होती है तो फिर मैडम की बात ज़रूर होगी। और जी हाँ, ये देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीर के साथ उमा जी का, डॉक्टर उमा शर्मा जी का पूरा जीवन परिचय, उनका कर्तव्य, हर चीज़ निहित है इस किताब में। तो चंडीगढ़ की ओर से भी और भारत की ओर से भी जब ऐसी किताबें उनमें अंकित होते हैं नाम, तो फिर हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इतनी महान हस्ती के साथ जस्ट टीवी के प्रांगण में बैठे हैं। तो दोस्तों, यही तो जीवन है कि जिम्मेदारी को इतने निष्ठा के साथ निभाना, अपने सपनों को, अपने जो लड़की की एक यौवन अवस्था की जो एक उम्र होती है, उसमें जो सपने होते हैं उनको दरकिनार कर परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, भाई के बच्चों की, बुआ का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता है। बुआ का रिश्ता जो है वो बहुत बड़ा रिश्ता है कि पहले के ज़माने में जो बुआएं होती है, मतलब बच्चे जो है बुआ और मामा के यहाँ पलते थे जी। मतलब किसी और पर यकीन हो ना हो, बुआ के पास बच्चे हैं तो बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। छुट्टियां हो, चाहे बुआ के यहाँ जाना, मामा के यहाँ जाना, तो बुआ तो मुझे लगता है भगवान ने, जैसे कहते हैं ना मौसी मासी, बुआ तो उनसे भी बढ़कर है। नहीं, मेरी भतीजी जो मनु समृति है जी, वो 1 महीने की थी जब हमारे पास आ गई थी। जी जी। और उसको हमने पाला। ज्योति है, ईशा है, सुगंधा है, ये सब मुझे माँ का दर्जा देती हैं। तो मुझे वो सारा प्यार उन्हीं से मिल जाता है, जो अगर मैं शादी करती तो शायद मेरे बच्चे भी मुझे इतना प्यार ना देते। सही बात है, जितना वो मुझे देते हैं। तो अब मेरी बहू भी आ गई है। तो और जो 4 बेटियां हैं उनके दामाद हो गए। हाँ, उनके है ना, दामाद और एक हो गए, बहन, वो भी उतना ही प्यार देते हैं। और जो बेटी अमेरिका में है वो भी, और उसकी बड़ी बहन नीरू, मतलब जितनी मैं हमारे घर की बेटियां हैं, नेहा है, मेरे भतीजे हैं, सुधांशु है, सचिन है, अमोल है, मतलब सारा परिवार हमें बहुत प्यार देता है। अब आप कई बच्चों की माँ हैं। और मुझे इसी ने मुझे समाज सेवा में डाला कि मैं समाज के प्रति कुछ कर सकी। तो इन्होंने जो अपना तखल्लुस रखा है, इन्हीं से बात करते हैं। आपने जो अपना तखल्लुस रखा है, पेन नेम रखा है हमदम, तो बड़ा सार्थक कर दिया है आपने हमदम लिख के, क्योंकि हमदम सबके हमदम होते हैं, प्रिय होते हैं, है ना, प्रेमी होते हैं। तो आप सभी के हमदम हैं, हमारे भी हमदम हैं। तो बहुत ही मतलब मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि पंजाब की बेटी, मैं तो कहूँगी पूरे भारत की बेटी, किताबों में भी वर्णित है सब कुछ, और इतने किस्से साझा किए आपने। और कहते हैं ना कि समर्पण सेवा सारे एहसास जगा दिए हैं, और जो सुन रहे हैं उनको भी लग रहा होगा कि वाकई आज स्टूडियो में बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो उमा जी, एक किस्सा और आप कुछ बता रहे थे। जी, मैं ना एक बार 89 की बात है, मैं ट्रेन में आ रही थी सुरतगढ़ से चंडीगढ़ के लिए। तो मैंने देखा कि डब वाली में मेरी भाभी ने उतरना था ट्रेन से। जब मैं बाहर आई देखा तो एक लड़की को बहुत सारे आदमी घेर के बैठे थे। लड़की को ट्रेन में। मैंने पूछा क्या बात है, तो किसी ने मुझे बताया कि ये लड़की घर से भागी हुई है। अच्छा। तो सभी आदमी इसको घेर के बैठे हैं। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने डिब्बे में ले आई। तो जब वो मेरे डिब्बे में आई तो उसके हाथ में कम से कम नहीं तो 20 तो वो थे विजिटिंग कार्ड। अच्छा जी। और साथ में पैसे। वो जो लोग बैठे थे उसको घेर के, उन्होंने दिए हुए थे कि तुम मेरे पास आ जाना, तुम मेरे पास आ जाना, ये मेरा एड्रेस है। अच्छा जी। मतलब किसी ने भी लड़की के बारे में सही सोचने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस वाले मेरे पीछे आ गए, कहते आप कौन होते हो लड़की को ले जाने वाले? मैंने कहा आप कौन होते हो? मैं लड़की नहीं दूंगी। उसके मैंने पूछा, बहुत पूछा, उसने नहीं बताया। हार के जब हम बठिंडा पहुंचे तो उसने बताया कि मैं डब वाली की रहने वाली हूँ। कहाँ की? डब वाली। अच्छा। जहाँ मेरे ब्रदर और मेरी भाभी रहते थे। मेरे ब्रदर की डेथ हो चुकी थी। जी जी।
डब वाली जी की? जी। हाँ, तो शहर मैंने है पूछा, डबवाली, मैंने हाँ। कहा अच्छा ये एक बात बता, तू भी अगर तू वहाँ की है तो एक टीचर की डेथ हुई है वहाँ पे, वो बहुत पॉपुलर थे, उसका नाम बता दे मुझे, मैं मान जाऊंगी। अच्छा। वो कहती कमल नंद शर्मा, तो वो मेरे भाई थे जी तो फिर मुझे पता चल गया कि ये लड़की वहीं की है। जी जी। तो मैं फटाफट अपनी सिस्टर को बोला इसको संभाल लड़की को। मैं स्टेशन मास्टर के पास गई, उसको बोला कि स्टेशन मास्टर डबल से बात करा दे। उनका एड्रेस दिया लड़की के घर का, उनको बोला लड़की मेरे पास है, ये मेरा एड्रेस है मोहाली का, अगर बठिंडा से लड़की ले सकती हो तो ले जाओ, वरना मोहाली से आके मेरे से लड़की ले जाना। लेकिन पुलिस वालों ने पूरे रस्ते मुझे इतना तंग किया कि लड़की हमें दे दो। मैंने कहा लड़की तो मैं नहीं दूंगी। वो लड़की को मैंने टिकट ली, उसको घर लेके आई, खाना खिलाया, रास्ते में बड़ा ईज किया उसको ताकि वो हमारे साथ अच्छी तरह चल सके। पर वो कहती है कि दीदी मैं ना घर नहीं जाऊंगी, मेरे माँ बाप जो है मुझे पीटते हैं, मेरे पे शक करते हैं, तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मैंने बड़े प्यार से उसको घर लेके आई, इतनी देर में उनके पेरेंट्स आ गए। तो वो लड़की को मैंने पेरेंट्स के हवाले तो किया, पर मुझे बड़ा सुकून हुआ कि मैंने कम से कम एक लड़की की इज्जत बचा दी, क्योंकि अगर वो मैं उस दिन ना उसको लेके आती तो कोई ना कोई उसको ले जाता, क्योंकि वो लड़की बहुत छोटी एज थी, मेरे ख्याल +1 की स्टूडेंट थी, कोई ना कोई उसको ले जाता, गुमराह करते। तो वो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद मैंने अपने जो मेरे पिताजी के काम थे समाज सेवा, मैंने वो पकड़े और फिर मैं उसमें करती चली गई। वो इरादा जो है, वो जो विल पावर है डिसीजन लेने की कि भाई हाँ इस वक्त वो अपने आप ही आ गए, इतनी शक्ति वो पिताजी के साथ रहते जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी शक्ति आई मुझे कि मैंने सबका मुकाबला किया। क्योंकि आप एक सच्चे साधक के बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार ही थे। और बहुत खूब। और चलते चलते आपसे कविता सुन लेते हैं। जी जरूर। कविता के कितना सारा हमारे पास साहित्य रखा है, कितनी किताबें हैं आपकी, डायरी रखी है, इतना कुछ सुनने को है, लेकिन तो क्या जो करें? मैं आपका जीवन ही एक कहानी और कविता है। जो मैं रिश्तों की बात करती हूँ, जी आम तौर पे जितने भी हम रिश्ते निभाते हैं ये उन पे लिखी करते हैं। स्वागत। ताउमर मैं रिश्ते संभालती रही, ताउमर मैं रिश्ते संभालती रही, परत दर परत खोली तो मैं खाली थी। भाई बहन और भाभियाँ, भतीजे भतीजी और भांजियाँ, सब अपने अपने अरमानों को पूरा करने की होड़ में हमको सिखा जाते हैं एहसासों की खामियां। रिश्तों की माला का मोती जब टूट जाता है, रिश्तों की माला का मोती जब टूट जाता है तो झट उसे उठा के मैं अपनी झोली में समेट लेती हूँ। क्या बात है। प्यार दुलार व स्नेह से फिर उसे जोड़ देती हूँ, पर रिश्तों की परत दर परत जब मैं खोली तो मैं खाली थी। क्या बात है। कोई रूठे तो उसे मना लेती हूँ, कोई टूटे तो उसे सजा लेती हूँ, रिश्ते तो मिलते हैं किस्मत से। क्या बात है। रिश्ते तो मिलते हैं किस्मत से, बस उसे खूबसूरती से निभा लेती हूँ। क्या बात है, वाह। बस उसे खूबसूरती से निभा लेती हूँ, पर जब भी रिश्तों की परत खोली तो मैं खाली थी। ये एक आम औरत की व्यथा है जी। कि वो रिश्ते निभाती वो अंत में वो खाली होती है। 2 लाइनें एक गजल की। हाँ, स्वागत जी। अश्क आँखों में आए जाते हैं, फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं। अश्क आँखों में आए जाते हैं, फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं। कभी गुलशन की आबरू के लिए, क्या बात है,
आहा। आशियाँ खुद लुटाए जाते हैं, आशियाँ खुद लुटाए जाते हैं। बात करते हो आप कांटों की, क्या बात है मैम, जख्म वाह। फूलों से खाए जाते क्या बात है। हैं, जख्म फूलों से खाए जाते हैं। उनके जल्मों का पूछना कैसा, उनके जल्मों का पूछना कैसा, जर्रे जर्रे में पाए जाते हैं, जर्रे जर्रे में पाए जाते हैं। वादा उनसे वफा नहीं होता, वादा उनसे वफा नहीं होता, उम्र मेरी बढ़ाए जाते क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। उम्र मेरी बढ़ाए जाते हैं। हमदम साहिबा, हम तो आपकी और उम्र बढ़ने की हम भी दुआ करते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत खूब। आप तो सच में हमारी हमदम साहिबा हैं, सबकी हमदम है। और आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ सिखाया भी, बताया भी, और नई पीढ़ी जो सुन रही है आज 10 तक, उनको पता चलेगा कि पंजाब की माटी में क्या ताकत है, पंजाब की बेटियों में कितनी शक्ति है। अपने आप पे इतिहास भी गवाह है, और एक गवाह हमारे समक्ष है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया अपने परिवार के लिए। और दोस्तों, ये साहित्यिक परिचय भी था, जीवन परिचय भी था, और साक्षात आप जो है उनके मुखारबिंद से आपने सुना। तो उमा जी, हमदम साहिबा, आप जस्ट टीवी में आई, यहाँ पे आपने कदम रखे, पावन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपको मैं दिल से धन्यवाद करूँगी जी। क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुला के अपने जो श्रोताएं हैं उनके प्रति रूबरू होने का जो मुझे अवसर दिया जी। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जन्नत बन जाए अपना वतन, मिलजुल कर करे कुछ ऐसा यतन, काले धन का व्यापार न हो, रिश्वत का गरम बाजार न हो, नीलाम न हो असमत का चलन, जन्नत बन जाए अपना वतन, जन्नत बन जाए अपना वतन। जी हाँ, जन्नत बन ही गया है दोस्तों, जन्नत। और जब आप जैसी हस्ती हमारे साथ है दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई डॉक्टर उमा शर्मा हमदम साहिबा से, और बहुत कुछ जाना, सुना, समझा, और बहुत कुछ आपके दिल के करीब आया होगा। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। तो अब जाना होगा क्योंकि बहुत जल्द आएंगे 1 और 10 तक लेकर। तो अब मुझे और हमदम साहिबा यानी उमा शर्मा जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।